सर ते पंखा खाली ठेवला तरी चालतो, मला नको ते पंखा. हम्म. हम्म. ओके चला रे. गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद दोस्तों. ओके चलो, लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग. यस, कल हमने excretory products and the elimination we started yesterday. हमने इंट्रोडक्शन देखा and same in introduction we cover what is the exactly process क्या है exactly, what is the excretion and what is the जनरली मेटाबॉलिक वेस्ट. जनरली मेटाबॉलिक वेस्ट आपको पता है हमारे बॉडी में दो टाइप के मेटाबॉलिक वेस्ट फॉर्म होते हैं. एक मिनट लक्ष्य देंगे. The two types of metabolic waste are formed in our body and the two types of metabolic waste, इनमें एक वेस्ट कौन सी है, इंट्रासेलुलर, और दूसरी एक्स्ट्रासेलुलर. इंट्रासेलुलर वेस्ट एंड एक्स्ट्रासेलुलर वेस्ट. ओके, द वेस्ट which formed outside the body, extracellular, as well as removed from outside the body, outside the cell, it's called as outside the body, outside the cell, called as extracellular, and also remove extracellularly, called as undigested food material or fecal matter. उसके रिमूवल को हमने क्या नाम दिया था, egestion. We call it as egestion. And second type of metabolic waste formed, it's called as which waste, intracellular waste. कौन सी वेस्ट है, इंट्रासेलुलर वेस्ट. इस इंट्रासेलुलर वेस्ट के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन. सो टर्म एक्सक्रीशन करेक्टली अप्लाई, एक बार फिर से बोलिए, टर्म एक्सक्रीशन करेक्टली अप्लाई फॉर रिमूवल ऑफ इंट्रासेलुलर वेस्ट. इथेच लर्न करायचं आपल्याला वर्गात, इंट्रासेल्युलर वेस्ट और द वेस्ट विच क्रॉस मेम्ब्रेन, द वेस्ट विच क्रॉस सेल मेम्ब्रेन एट द टाइम ऑफ रिमूवल, उसके रिमूवल को हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन. ओके, आणि जनरली एक पॉइंट लिया था कि एट द टाइम ऑफ इजेशन, एक रिमूवल ऑफ एक्सेस बाइल, हमारे लिवर से जो एक्सेस बाइल निकलता है इन द फॉर्म ऑफ बिलीरुबिन, दैट रिमूवल ऑफ एक्सेस बाइल एट द टाइम ऑफ इजेशन इज एक्चुअल नोन एज एक्सक्रीशन. प्रोसेस इजेशन है, लेकिन उसमें से जो बाइल का रिमूवल है, ओनली रिमूवल ऑफ बाइल, ओनली रिमूवल ऑफ बाइल को क्या कहते हैं हम, एक्सक्रीशन. ओनली फॉर रिमूवल ऑफ बाइल वी कॉल एक्सक्रीशन. क्योंकि आपको पता है बाइल हिपैटोसाइट्स में फॉर्म होता है, दैट इज द सेल्स ऑफ लिवर में फॉर्म होता है. जब वो लिवर के सेल हिपैटोसाइट से बाहर निकलेगा तो नो डाउट एट ऑल वो क्या क्रॉस करेगा रे भाई, सेल मेम्ब्रेन. क्या क्रॉस करेगा, सेल मेम्ब्रेन. और जो वेस्ट सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करती है, उस वेस्ट के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन. क्या कहते हैं उसको, एक्सक्रीशन. ओके, दैट इज द मेन डिफरेंस, एक्सक्रीशन एंड इजेशन. ओके, अब एक्सक्रीशन के लिए हमें कौन सी वेस्ट चाहिए थी, इंट्रासेलुलर वेस्ट. व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन, इंट्रासेलुलर वेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन. ओके, आता या इंट्रासेलुलर वेस्टला आपण दोन टाइप मध्ये डिवाइड केलं होतं. वी डिवाइड दैट इंट्रासेलुलर वेस्ट इनटू हाउ मेनी टाइप, टू टाइप. कौन से दो टाइप थे, वोलाटाइल और गैसियस, एंड नॉन वोलाटाइल और नाइट्रोजनस, नॉन गैसियस वेस्ट. कौन सी वेस्ट, नॉन गैस. और आपको बताया व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल और गैसियस वेस्ट, CO2 एंड वाटर वेपर and some other chemical which are formed due to metabolic error in our body are there, but most common are CO2 and water vapors. CO2 and water vapor. इसको कौन रिमूव करता है, लंग्स. और तो लंग किसका दोस्त है, हमारा किडनी का. लंग इज अ फ्रेंड ऑफ किडनी. सो लंग इज नोन एज एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन. क्योंकि लंग का मेन काम क्या है, इंस्पायरेशन, लेकिन किसको मदद करता है, एक्सक्रीशन. तो क्या बन गया, एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन. कौन है भाई, लंग्स है. और जो नॉन वोलाटाइल है, नॉन गैसियस है, उसमें कौन से वेस्ट आते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट. बताइए फटाफट कौन से, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. क्रिएटिनिन भी है, लेकिन मेजर कितने, तीन, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. उसके रिमूवल को भाई हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन. और उसमें किसका रोल है, किडनी का. तो किडनी इन वर्टिब्रेट, किडनी फॉर वर्टिब्रेट इज द मेन एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन. ये प्रूव करेंगे हम, मेन एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन. एका वाक्यात का, किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन फॉर वर्टिब्रेट्स. एकदा म्हणा परत, किडनी इज द मेन
excretory and osmoregulatory organ for all vertebrates. For all the क्या है vertebrates are there. Okay, तो किडनी इज द मेन ऑर्गन और जो भी किडनी को मदद करेगा क्या कहलाएगा accessory. जो भी किडनी को हेल्प करेगा known as which organ? Accessory excretory organ. Accessory excretory organ is there. Is it clear? So what is the definition of excretion? क्या पढ़ी थी हमने कल definition? The process of सांगा the process of collection. नीट सांगा the process of collection, separation and elimination. फिर से एक बार the process of collection, separation and elimination of harmful intracellular waste, mostly nitrogenous waste outside the body is known as excretion. Known as excretion. Okay? यहां तक आए थे भाई हम. यहां तक आए थे और हेडिंग लिखा था. क्या लिखा था रे भाई? सेलुलर क्या लास्ट पॉइंट क्या लिखा था हमने? सोर्स ऑफ इंट्रासेलुलर वेस्ट. इतना ही लिखा था क्या और कुछ लिखा था? यस. क्या लिखा था? सेलुलर मेटाबॉलिज्म. सेलुलर मेटाबॉलिज्म मोस्टली कौन था? कैटाबॉलिज्म. सेलुलर मेटाबॉलिज्म. सेलुलर मेटाबॉलिज्म. सेलुलर मेटाबॉलिज्म. ओके. मेटाबॉलिज्म कितने टाइप के होते हैं? दो. सेलुलर मेटाबॉलिज्म मोस्टली that is mostly कौन? कैटाबॉलिज्म. मोस्टली कैटाबॉलिज्म. मोस्टली कैटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में कौन सा मेटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म. मोस्टली कैटाबॉलिज्म ऑफ किसका रे? कैटाबॉलिज्म ऑफ जल्दी बताइए. कार्बोहाइड्रेट्स. लेंगे ये पॉइंट. कार्बोहाइड्रेट्स, देन फैट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. Fat, lipids, proteins, nucleic acid. Fat, lipids, proteins and nucleic acids. Proteins and nucleic acids. And nucleic acids. Okay. Etc. Etc. Is the main source of harmful. Is the main source of harmful intracellular waste. Source of harmful इंट्रासेलुलर वेस्ट. ये हमारे बॉडी के हार्मफुल इंट्रासेलुलर वेस्ट का मित्रों मेन सोर्स है भाई. कौन कौन? कैटाबॉलिज्म. देखो दो टाइप के मेटाबॉलिज्म लक्ष दे रहे प्लीज. आर्यन द मेन मेटाबॉलिज्म दोन टाइप आहे बघा. आपल्या दुपारच्या लेक्चरचं मेन एम काय? वर्क रिड्यूस करणे, लवकरात लवकर रिव्हिजनला पुढे चान्स मिळणे आणि वर्गातच लर्न करणे. लक्ष ठेवा. मोस्टली वर्गातच गोष्टी काय करायच्या? लर्न करायच्या. ज्या तुम्ही बाकी प्रोसेसला वेळ द्या. लक्षात घ्या. मोस्टली दो टाइप के मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म आणि कैटाबॉलिज्म. देखो मित्रों एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है जहां पे सिंथेटिक एक्टिविटी होती है. कौन सी एक्टिविटी होती है? सिंथेटिक. जहां पे सिंथेसिस होता है किसी का, तो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस, फैट लिपिड का सिंथेसिस, प्रोटीनचं सिंथेसिस. मग सिंथेसिस मध्ये तेवढ्या वेस्ट होतात का? नाहीये. जेवढ्या जास्त वेस्ट कशामध्ये तयार होतात? कैटाबॉलिज्म. आणि कॅटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी फार महत्वाच्या असतात. तुम्ही शिकलात बायोमॉलिक्यूल मध्ये. Why they are important catabolic activity? Because catabolic activity में energy release होती है. Catabolic activity मध्ये energy काय होते? Release. And that released energy is stored in the form of ATP. क्योंकि of course ATP are energy currency of cell. We use energy in the form of ATP. So for ATP we require energy. For synthesis of ATP energy release होना चाहिए और energy release कौन से प्रक्रिया से होता है? कैटाबॉलिज्म. सो ये कैटाबॉलिज्म हमें एनर्जी का सोर्स अवेलेबल करवा देता है क्योंकि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. आप जानते हैं एज अ सोर्स ऑफ द व्हाट? एनर्जी इज देयर. तो कैटाबॉलिज्म में थोड़ा ज्यादा वेस्ट फॉर्म होता है. हार्मफुल इंट्रासेलुलर वेस्ट इज देयर. ओके. और इंट्रासेलुलर वेस्ट जब भी शब्द आएगा आपके सामने तो दो पॉइंट आपको याद रखना है. इंट्रासेलुलर वेस्ट इज ऑफ हाउ मेनी टाइप? टू टाइप. वोलाटाइल आणि नॉन. and the dangerous one कौन सी है? नॉन वोलाटाइल नाइट्रोजनस वेस्ट. कौन सी वेस्ट? नाइट्रोजनस. अब देखो इसमें से पहला टाइप लेते हैं हम दोस्तों. द फर्स्ट टाइप वी डिस्कस. बघा पहिला टाइप. तो पहिला टाइप आहे की दॅट इज अ सेल्युलर कॅटाबॉलिझम. लक्षात आहे. सेल्युलर कॅटाबॉलिझम. सेल्युलर कॅटाबॉलिझम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सेल्युलर कॅटाबॉलिझम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लिपिड्स. नेचर सेम है. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स. सेल्युलर कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स. ओके. जनरली ये कहां पे होता है? जनरली ऑकर्स इन ऑल सेल. जनरली और यूजुअली मीनिंग एक ही होता है. जनरली ऑकर्स इन
ऑल सेल्स आर देयर। जनरली हमारे बॉडी के सारे सेल्स, लिविंग सेल्स में ये कैटाबोलिज्म होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स का। ओके, जनरली ऑकर्स इन ऑल सेल्स। ओके, और यहां पे इट इज अ सोर्स ऑफ, ये लाइन मत भूलिए, इट इज अ सोर्स ऑफ, इट इज द सोर्स ऑफ हार्मफुल intracellular, harmful intracellular, volatile or gaseous waste, volatile or gaseous waste is there, volatile or gaseous waste का source है भाई, that is the cellular catabolism, cellular catabolism। कौन से केमिकल का हमारे बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स का। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड तीनों सेम ही है। तीनों देखो केमिकली डिफरेंस है। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफर फ्रॉम फैट्स एंड लिपिड। कार्बोहाइड्रेट समवट सिंपल है, फैट लिपिड थोड़े क्या है, कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर में बदलाव है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक तीनों बेसिकली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कॉमन है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब तीनों का ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी कम ज्यादा हो सकती है। देखो कार्बोहाइड्रेट आर लेस कॉम्प्लेक्स देन फैट लिपिड, तो फैट लिपिड ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने के कारण हमें ज्यादा एटीपी मिल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट थोड़े लेस कॉम्प्लेक्स होने के कारण हमें कम एटीपी मिल सकते हैं, यानी नंबर ऑफ एटीपी कम ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन तीनों में एक साधर्म्य है, सिमिलरिटी है वेस्ट के लिए। तीनों में हमें कौन सी वेस्ट मिलने वाली है? वोलाटाइल और गैसियस वेस्ट, यानी कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड। यस, डेफिनेटली डिफर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, डेफिनेटली डिफर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, एटीपी क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन नेचर ऑफ वेस्ट रिमेन सेम। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ वेस्ट? नेचर ऑफ वेस्ट कौन सा है? हार्मफुल, इंट्रासेलुलर, वोलाटाइल और गैसियस वेस्ट। अब फॉर एग्जांपल, सपोज अगर हम कार्बोहाइड्रेट का कॉमन एग्जांपल लेते हैं, C6H12O6, हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोल के सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म किसका यूज करते हैं? ग्लूकोज। एनिमल यूज द व्हाट? ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज प्लस 6O2, एरोबिक रेस्पिरेशन कैटाबोलिज्म लेंगे। 6O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सेवरल एंजाइम, ध्यान दीजिए सेवरल एंजाइम, हमें क्या मिलता है? 6CO2 प्लस 6H2O। दोस्तों ये जो वाटर है इसको मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। कौन सा वाटर? मेटाबॉलिक। जनरली एनिमल हैज अ टेंडेंसी टू लूज दैट मेटाबॉलिक वाटर। हम वो मेटाबॉलिक वाटर लूज करते हैं मित्रों इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स आर देयर। ये मेटाबॉलिक वाटर मित्रों हम लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स आर देयर। तो CO2 वाटर वेपर एंड हियर यू गेट 686 किलो कैलोरी क्या मिलती है हमें? एनर्जी। नॉट इन सिंगल स्टेप, मेनी स्टेप, बट उसको हम कंजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाउ मेनी एटीपी? 38 एटीपी। यस, वी कंजर्व सेम इन द फॉर्म ऑफ हाउ मेनी एटीपी? 38 एटीपी। ठीक है, इस टॉपिक में हमारा एम एनर्जी देखना नहीं है, हमारा एम ये है, ये देखो हमारे लिए, दैट इज CO2 एंड वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड एज विच वेस्ट? वोलाटाइल और गैसियस वेस्ट। volatile or which waste? Gaseous waste is there. Volatile और gaseous waste। तो नेचर ऑफ वेस्ट पे ध्यान दीजिए। आप नंबर ऑफ एटीपी में, एटीपी के ऊपर ध्यान मत दीजिए इस पर्टिकुलर पार्ट में, एटीपी के ऊपर ध्यान मत दीजिए, नेचर ऑफ वेस्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। तो नेचर ऑफ वेस्ट मित्रों कौन सी वेस्ट है यहाँ पे आपको? वोलाटाइल और गैसियस वेस्ट। यू गेट वोलाटाइल और द विच वेस्ट? गैसियस वेस्ट इज देयर इन अ कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड। तो एक ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट आपने लाया, सपोज आप यहाँ पे एक फैटी एसिड लाते हैं या फैट्स लाते हैं या लिपिड लाते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली नंबर ऑफ CO2 एंड वाटर बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ एटीपी बढ़ जाएंगे। तो क्वांटिटी बढ़ जाएंगे लेकिन नेचर सेम रहेगा। क्वांटिटी इंक्रीज होगी लेकिन नेचर सेम। और व्हाट इज द नेचर? वोलाटाइल वेस्ट। नेचर वोलाटाइल वेस्ट, नेचर वोलाटाइल वेस्ट, रिमूव थ्रू लंग्स। इसको कौन रिमूव करता है? लंग। जनरली वोलाटाइल वेस्ट आर रिमूव बाय लंग्स आर। कौन रिमूव करता है? लंग्स। तो आपको पता है इंट्रासेलुलर वेस्ट कितने टाइप के हैं? दो ही टाइप है, कल मैंने आपको बताया, वोलाटाइल एंड नॉन। उसमें एक क्लियर हो गई, कौन सी? वोलाटाइल। तो वोलाटाइल वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड वाटर वेपर इन नॉर्मल ऑर्गेनिज्म, सॉरी नॉर्मल बॉडी ऑफ एनिमल और ह्यूमन बीइंग कब फॉर्म होती है? ड्यूरिंग द सेलुलर कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स। ओके,
इज इट क्लियर? वोलेटाइल वेस्ट का सोर्स पता चल गया आपको? व्हाट इज द सोर्स ऑफ वोलेटाइल वेस्ट इन योर बॉडी? आपके बॉडी में वोलेटाइल वेस्ट का सोर्स क्या है? जल्दी से बताइए. सेलुलर. सेलुलर कैटाबोलिज्म ऑफ, सगळ्यांनी सांगा, सेलुलर कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड इज अ सोर्स ऑफ हार्मफुल इंट्रासेलुलर वोलेटाइल वेस्ट. वोलेटाइल वेस्ट क्वांटिटी बदल जाएगी लेकिन नेचर सेम रहेगा. ओके, अब देखिए सेलुलर कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सेलुलर, नेक्स्ट सेलुलर कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन. सेलुलर कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन, थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर. सेलुलर कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन्स आर देयर. जब प्रोटीन शब्द आएगा दोस्तों तो सेलुलर कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन जनरली कहां पे हो रहा है? ऑकर्स इन, इसका ब्रेकडाउन कैटाबोलिज्म ऑकर्स इन लिव्हर. लक्षात ठेवा कुठे तयार होतोय? लिव्हर. आणि सेल्स ऑफ लिव्हर को क्या कहते हैं भाई हम? हिपैटोसाइट्स. द सेल्स ऑफ लिव्हर, द सेल्स ऑफ लिव्हर आर कॉल्ड एज हिपैटोसाइट्स. सेल्स ऑफ लिवर आर कॉल्ड एज हिपैटोसाइट. यानी कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन कहां पे होता है? कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन ऑकर्स इन हिपैटोसाइट. अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कोई, प्रोटीन का सिंथेसिस कहां पे होता है? वेयर प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर? प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर इन ऑल लिविंग सेल्स. सारे लिविंग सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, लेकिन कैटाबोलिज्म कहां पे होगा? वेयर द कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन ऑकर? तो कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन ऑकर्स इन हिपैटोसाइट्स. लिवर में, लिवर के सेल में, लिवर के सेल को क्या कहेंगे आप? हिपैटोसाइट. कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन ऑकर इन हिपैटोसाइट. कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन ऑकर इन हिपैटोसाइट. इन ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी. इन ह्यूमन बॉडी और दिखा है एनिमल बॉडी. कैसे होता है देखिए. सबसे पहले मित्रों, ये कैटाबोलिज्म एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर अस, ये लाइन रट्टा मार के रखिए. कैटाबोलिज्म, सेलुलर कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन इज द मेन source of nitrogenous waste. Main source of which waste? Nitrogenous waste is there. Nitrogenous waste. Main source of which waste? Nitrogenous waste is there. हमारे बॉडी में मेन सोर्स है कौन सी वेस्ट का? नाइट्रोजनस वेस्ट का. मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. और कौन सी वेस्ट? नॉन वोलाटाइल वेस्ट. नॉन वोलाटाइल वेस्ट इन अवर बॉडी. हमारे बॉडी में नॉन वोलाटाइल, इंट्रासेलुलर नॉन वोलाटाइल नाइट्रोजनस वेस्ट का मेन सोर्स कौन है? कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन्स. बरोबर लिहायचं का? हा हा बरोबर. बघा, मेन सोर्स ऑफ विच वेस्ट? मेन सोर्स ऑफ विच वेस्ट? नाइट्रोजनस वेस्ट. मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट or non-volatile waste in our body is a cellular catabolism of protein. Is a cellular catabolism of protein is there. Cellular catabolism of protein is the main source of nitrogenous waste, harmful nitrogenous waste. Volatile का non-volatile, non-volatile waste in our body. That is the cellular catabolism of protein. And cellular catabolism of protein कहाँ पे हो रहा है? Cellular catabolism of protein occurs in liver, hepatocyte. देखिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑकर इन ऑल सेल. प्रोटीन का सिंथेसिस सभी सेल में होता है. प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर इन ऑल सेल. लेकिन कैटाबोलिज्म के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? हिपैटोसाइट. कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन के लिए कहां जाना पड़ेगा? हिपैटोसाइट्स आर देयर. ओके, अब देखो कैसे होता है. सबसे पहले मित्रों, ये जो प्रोटीन्स है जिनका हमें कैटाबोलिज्म करना है, दैट प्रोटीन्स आर अंडरगो हाइड्रोलाइसिस. याद रखिए, प्रोटीन का सबसे पहले क्या होने वाला है? हाइड्रोलाइसिस. बहुत सिंपल प्रोसेस बताता हूं आपको. प्रोटीन्स आर अंडरगो हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म विच एसिड? अमाइनो एसिड्स. यस, दे आर रिस्पॉन्सिबल. प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस होके क्या मिलते हैं हमें? अमाइनो एसिड. प्रोटीन्स आर अंडरगो हाइड्रोलाइसिस. प्रोटीन्स आर अंडरगो हाइड्रोलाइसिस टू गिव राइज अमाइनो एसिड्स. टू गिव राइज द व्हाट? अमाइनो acids are there. Okay, क्योंकि आपको पता है अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द व्हाट? प्रोटीन्स आर there. अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. यानी प्रोटीन्स आर अंडरगो
lysis to give rise amino acids, to give rise amino acids. अतः अगर मोर डिटेल में गए ना तो आप लोग बहुत एक बैच डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ के आई है या बायोमोलिक्यूल पढ़ के आ रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये 20 अमीनो एसिड्स को हम थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, बराबर है क्या? इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इसमें से जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो हमें बॉडी में हमारे सिंथेसाइज नहीं होते, जिसके ऊपर हमें फूड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, तो ये जो इसेंशियल अमीनो एसिड है मित्रों, तो बॉडी कॉन्जर्व करना चाहती है, उसका ब्रेकडाउन नहीं करना चाहती, उसको कॉन्जर्व करके रखना है। एंड जनरली नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर जनरली सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, बॉडी उनको सिंथेसाइज कर सकती है, उसके ऊपर हमें फूड के ऊपर डिपेंड रहने का जरूरत नहीं है। तो इसमें से जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, कौन से अमीनो एसिड? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसमें से जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, ध्यान दीजिए इस प्रक्रिया का नाम अमीनो एसिड्स। प्रोटीन से हमें अमीनो एसिड्स मिले, व्हाट वी गेट? अमीनो एसिड्स फ्रॉम प्रोटीन्स, व्हाट वी गेट? अमीनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन। प्रोटीन से हमें क्या मिले? अमीनो एसिड्स मिले। तो जनरली हम थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि भाई ये कौन से अमीनो एसिड हो सकते हैं, इसेंशियल या नॉन इसेंशियल? इसेंशियल या नॉन इसेंशियल? इसेंशियल हमें ब्रेक नहीं कर रहे, कॉन्जर्व करके रखने हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड को हमें बॉडी में कॉन्जर्व करके रखना है। जनरली कौन से अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन करना है? नॉन इसेंशियल, जो इजीली हमारे बॉडी में क्या हो सकता है? सिंथेसाइज हो सकते हैं। देखिए दिस नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड आर अंडरगो डीअमाइनेशन। ये नाम मत भूलिए, डिटेल्स आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, आपके फेवरेट केमिस्ट्री, बराबर है ना? डीअमाइनेशन, व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन? डीअमाइनेशन। बघा अमीनो एसिड्स आर अंडरगो व्हिच रिएक्शन? डीअमाइनेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन? डीअमाइनेशन to get converted into ammonia, to get converted into ammonia। तो मित्रों अमोनिया के बारे में अब तुरंत बात करने वाले हम आगे। अमोनिया is the basic and highly toxic type of nitrogenous waste, basic and highly toxic type of nitrogenous waste is there, basic and highly toxic type of nitrogenous waste है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहले बेसिक, बेसिक यानी क्या? सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजनस वेस्ट बोल के क्या फॉर्म होता है? अमोनिया। क्या फॉर्म होता है? अमोनिया। यानी अमोनिया कहां से फॉर्म होता है? अमाइनो एसिड से फॉर्म होता है, और अमाइनो एसिड से जो अमोनिया फॉर्म होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीअमाइनेशन। द प्रोसेस बाय व्हिच व्हाट इज द फॉर्म्ड? अमोनिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड, अमोनिया फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीअमाइनेशन। उस प्रक्रिया का नाम क्या है? डीअमाइनेशन। अमाइनो एसिड्स आर गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? अमोनिया। बेसिक, फर्स्ट फॉर्म्ड वेस्ट, बेसिक एंड हाईली टॉक्सिक। आगे हम लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन। बेसिक एंड हाईली टॉक्सिक क्यों है? 2 मिनट रुकिए। बेसिक एंड हाईली टॉक्सिक टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, बेसिक एंड हाईली टॉक्सिक टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज देयर। कौन फॉर्म होती है? अमोनिया। अब कुछ एनिमल्स में, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में, कुछ एनिमल्स में अमोनिया रिमूव किया जाता है, उसको अमोनोटेलिक कहेंगे हम। क्या कहेंगे? अमोनोटेलिक, एज अ मोड ऑफ एक्सक्रीशन। आता काही एनिमल्स मध्ये काय होतं बघा, दिस अमोनिया, ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया एंड CO2, इसमें 2 रिएक्शन होते हैं। अमोनिया एंड CO2 अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस आर देयर, 2 टाइप के प्रोसेस में चले जाते हैं। एक है, हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, ऑर्निथिन साइकिल। नाम तो सुना होगा आपने कहीं तो। कौन सी साइकिल? ऑर्निथिन। स्टार करके लिखता हूं, हमें डिटेल आगे पढ़ेंगे हम। ऑर्निथिन साइकिल। एंड द सेकंड वन आयोनोसाइनिक पाथवे, आयोनोसाइनिक पाथवे। और ये और है दोस्तों, और ऑर्निथिन साइकिल और आयोनोसाइनिक पाथवे। और कुछ एनिमल्स में दोनों भी हो सकते हैं। बाय ऑर्निथिन साइकिल दिस अमोनिया is get converted into urea, and by ionosinic pathway this ammonia is get converted into uric acid. This ammonia is get converted into what? Uric acid is there. अमोनिया का कन्वर्शन किस में हो रहा है? यूरिक एसिड में हो रहा है। एक तो अमोनिया is get converted into what? Urea, and that ammonia may be converted into what? Uric acid. May be converted into what? Uric एसिड इज देयर। तो आपको याद रखना है कि प्रोटीन्स के कैटाबोलिज्म में, प्रोटीन के कैटाबोलिज्म में हमारे बॉडी में कौन से वेस्ट फॉर्म होते हैं?
नाइट्रोजनस वेस्ट। कौन से वेस्ट फॉर्म होते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट। दे मे बी अमोनिया, मे बी युरिया और दी व्हॉट? युरिक ऍसिड. मग आजपासून एक गोष्ट डोक्यात फिटच ठेवायची, लाईन ऑन लिप्स म्हणू आपण त्याला. अमोनिया म्हटलं की व्हॉट इज द नेम ऑफ रिएक्शन? डिअमायनेशन. अमोनिया म्हटलं की व्हॉट इज द नेम ऑफ रिएक्शन? डिअमायनेशन. यूरिया म्हटलं की ऑर्निथिन सायकल, वो अगेन पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग के लिए. ऑर्निथिन सायकल. आणि युरिक ऍसिड म्हटलं की आयनोसायनिक पाथवे. युरिक ऍसिड म्हटलं की आयनोसायनिक पाथवे. फॉर युरिक एसिड आयनोसायनिक पाथवे इज देयर. तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट, बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट कितने टाइप के होते हैं? 3. देयर आर हाउ मेनी टाइप? 3 टाइप्स. विच आर दे? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. देखो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. अमोनिया, यूरिया and uric acid. Ammonia, urea and uric acid are the main nitrogenous waste. Are main nitrogenous waste. ये main nitrogenous waste है. ये main nitrogenous waste है हमारे बॉडी में. Main nitrogenous waste in the body of animals. और हम other nitrogenous waste भी लेने पड़े. गुआनाइन भी फॉर्म होता है कुछ एनिमल्स में, रेयर है वो. गुआनाइन फॉर्म होता है कुछ एनिमल्स में. अमाइनो एसिड डायरेक्ट एलिमिनेट किया जाता है. क्रिएटिनिन, हिपोरिक एसिड, एलेंटोनिन, ऑर्निथ्यूरिक एसिड, ऐसे कुछ अलग नाइट्रोजनस वेस्ट भी है. लेकिन मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट कितने हैं? 3 ही है. मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट कितने हैं? 3. कौन से? जल्दी से बताइए फिर से एक बार. अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. These are the 3 main nitrogenous का है waste. These are the 3 main nitrogenous waste is there. Ammonia, urea and uric acid generally formed in a catabolism of, कहां पे होता है? liver यानी hepatocyte. And what is the name of process? Proteins are undergo hydro to give amino acids undergo deamination to form ammonia by ornithine gives rise, or by inosinic gives rise uric acid. And what are the 3 main type of nitrogenous waste? Ammonia, urea, uric acid. Ammonia मतलब कि deamination, urea means ornithine cycle, uric acid means inosinic pathway. और ये सारा प्रोसेस क्या हो रहा है? Hepatocyte in a catabolism of proteins. In a catabolism of proteins are there. Even catabolism of nucleic acid, RNA वगैरह breakdown में भी particularly nitrogen bases. कौन से? That is the adenine and guanine. कौन से नाइट्रोजन बेसेस है? These are प्युरिन टाइप ऑफ नायट्रोजन बेसेस. किती प्रकारचे नायट्रोजन बेसेस असतात? 2. प्युरिन्स आणि पिरिमिडिन्स. प्युरिन्स आणि पिरिमिडिन्स आर. त्यातल्या प्युरिन टाइपच्या नायट्रोजन बेसच्या ब्रेकडाऊन मध्ये युरिक ऍसिड फॉर्म होतं. काय फॉर्म होतं? युरिक ऍसिड. ते आपण ह्युमन बीइंग साठी वेगळं करूया. These are the source. लक्षात तुमच्या सेल्युलर कॅटाबोलिझम ऑफ कार्बोहायड्रेट, फॅट, लिपिड्स आणि काय? प्रोटीन्स. सेल्युलर कॅटाबोलिझम ऑफ कार्बोहायड्रेट, फॅट, लिपिड्स अँड प्रोटीन are the source of harmful intracellular waste. Are the source of harmful intracellular waste is there. Okay, clear झालं तुम्हाला? volatile आणि नॉन volatile. volatile म्हणले की कार्बोहायड्रेट, फॅट्स, लिपिड. आणि नॉन volatile मध्ये कोण येईल? प्रोटीन्स. कोण येणार आहे? प्रोटीन्स आर देयर. ओके, क्लियर आहे मुद्दा? दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ नायट्रोजनस वेस्ट इज देयर. ओके, आता तर 3 मेन टाइप ऑफ नायट्रोजनस वेस्ट आहेत. आपण अदर एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट सुद्धा बघणार आहोत, पण मेन तर 3 नायट्रोजनस टाइप ऑफ वेस्ट आहेत. आपल्याला याच्यावरनं 3 मोड्स ऑफ एक्सक्रिशन बघायचे आहेत. मोड्स ऑफ एक्सक्रिशन. यस, वी वांट टू स्टडी द मोड्स ऑफ द व्हाट? एक्सक्रिशन इज देयर. मोड्स ऑफ एक्सक्रिशन. मोड्स ऑफ द व्हाट? एक्सक्रिशन इज देयर. मोड्स ऑफ एक्सक्रिशन. 3 मोड ऑफ एक्सक्रिशन आपल्याला बघायचे आहेत. 3 मेजर टाइप नायट्रोजनस वेस्ट घेतल्यात आपण. काही अदर मोड सुद्धा बघणार आहेत आपण. अमायनोटेलिक, गुएनोटेलिक, अमायनोटेलिक आणि काय? गुएनोटेलिक. पण मेन किती आहेत? फक्त 3 आहेत. ओके, बघा मोड्स ऑफ एक्सक्रिशन. एक बार एम्स में क्वेश्चन पूछा था. मोड्स ऑफ एक्सक्रिशन डिपेंड्स ऑन, शाबाश, कल ही मैंने आपको बताया था, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर मोड्स ऑफ एक्सक्रिशन डिपेंड आहे. लक्ष दे रे. मोड्स ऑफ एक्सक्रिशन मी दोघात तिघाला 12च करेल, उद्या दिसूच देणार नाही बरं का एकदम. मोड्स ऑफ एक्सक्रिशन डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द व्हाट? वाटर. कितना पानी अवेलेबल है. तो ये पहले हम मोड्स ऑफ एक्सक्रिशन देखेंगे.
उसके बाद एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑस्मो रेगुलेशन वाला मैकेनिज्म। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? एंड उसके बाद हम एके में जाएंगे, एनिमल किंगडम, वेरियस एक्सक्रीटरी का है ऑर्गन, एंड देन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कंसेप्चुअल, क्योंकि आपको जो 12th में इकोलॉजी यूनिट है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन वाले कुछ कंसेप्ट है। व्हाई फ्रेश वाटर आर अम्नोटेलिक, क्यों अम्नोटेलिक है फ्रेश वाटर, व्हाई मराइन वाटर आर यूरियोटेलिक, क्यों यूरिकोटेलिक, कुछ एनिमल है जहां पे कम पानी क्या है अवेलेबल है। तो उसके लिए हमें ऑस्मो रेगुलेशन वाला मैकेनिज्म भी मालूम होना चाहिए, तब जाके आपकी इकोलॉजी के कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो पहले मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, पहला पॉइंट है डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कितना पानी और किस वे से अवेलेबल होता है एनिमल को, दैट डिटरमाइंस द मोड्स ऑफ excretion. There are three main modes of excretion. Three main modes of excretion. Three main modes of excretion. तीन मेन मोड है किसके, एक्सक्रीशन के। तो एक और भी बेसिक अमाइनोटेलिक, गुआनोटेलिक हो सकते हैं, लेकिन मेन मोड कितने हैं, तीन है। हम अलग भी लेने वाले हैं, हम और दो भी लेने वाले हैं, लेकिन मेन कितने हैं, थ्री है। थ्री मेन मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन डिपेंड्स ऑन नाइट्रोजनस वेट, depends on types of nitrogenous waste, types of nitrogenous waste, types of the what, nitrogenous waste is there, exactly nitrogenous waste कौन सी है, exactly nitrogenous waste कौन सी है। इसके आधार पे हमने तीन बेसिक मेन मोड ऑफ एक्सक्रीशन बनाए। उसमें से पहला मोड हम लेने जा रहे हैं दोस्तों, अमोनोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म। ओके, कैसे डिफाइन करेंगे भाई उसको, वेरी सिंपल है, द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन विच, द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन विच नाइट्रोजनस वेस्ट, जल्दी से बताइए, नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव्ड, नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ, यस, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। हमें नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करनी है किसके फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ द व्हाट, अमोनिया, नोन एज अमोनोटेलिज्म, नोन एज, क्या कहेंगे उसको, अमोनोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म। ओके, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द मोड ऑफ एक्सक्रीशन, the mode of excretion in which nitrogenous waste is removed in the form of ammonia, known as ammonotelism, known as the what, ammonotelism is there. Okay, and such animals, लक्ष्य दे रहे हैं, such animals, ऐसे animals को क्या कहेंगे, such animals are known as which animal, ammonotelic animals, such animals are called as ammonotelic animals, अमोनोटेलिक एनिमल्स आर देयर। और मित्रों, आपके एनसीईआरटी के अनुसार अगर उनके हम एग्जांपल लेंगे अमोनोटेलिक के, तो कोनिल, फ्रेश वाटर फिशेस, फ्रेश वाटर का है फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस, मोस्टली आपको पता है वो कौन से रहते हैं, ऑस्टिच थाइस, म्हणजे कोणते फिशेस, बोनी फिशेस, कोणते फिशेस आहेत, बोनी फिशेस आहेत त्या, दे आर बोनी फिशेस। ओके, उसके बाद दैट इज द फ्रेश वाटर फिशेस, त्यानंतर एक्वेटिक, हाँ, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, ओके, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, ओके, एंड उसके बाद इंसेक्ट्स, एक्वेटिक का इंसेक्ट, आणि जनरली लक्ष द्या, जनरली हे एक्वेटिक शब्द जो आहे, एक्वेटिक, आता एक्वेटिक म्हणजे पाणी आहे, पाणी दोन्ही आहे, फ्रेश आणि काय, मराईन, तर लक्षात घ्या, फ्रेश वॉटर, कोणतं वॉटर, फ्रेश, एक कॉमन थिंग आहे याच्यामध्ये, कॉमन थिंग, एक परसेप्शन लक्षात ठेवा, कॉमन थिंग, हे सगळं कोणतं वॉटर आहे, फ्रेश वॉटर आहे, फ्रेश वॉटर मधले, दीज आर प्रेझेंट इन विच वॉटर, फ्रेश। आज हे मी स्टार करून लिहितोय, कल इसका मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, विथ रिस्पेक्ट टू ऑस्मो रेगुलेशन, विथ रिस्पेक्ट टू काय, ऑस्मो रेगुलेशन, व्हाई अमोनिया, व्हाई काय, अमोनिया, ऐसी क्या जरूरत है, क्या रिमूव करने के लिए, अमोनिया रिमूव करने के लिए। तो ये फ्रेश वाटर फिशेस जो ओनली बोनी फिशेस रहते हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक का है इंसेक्ट, और एक पॉइंट हमें लेना है, दैट इज अवर टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग,
tadpole larva of frog, tadpole larva of frog is ammonotelic, but adult frog यूरियोटेलिक है। टैडपोल लार्वा जो फ्रॉग की लार्वा है उसका डेवलपमेंट कौन से वाटर में होता है? फ्रेश वाटर में। डेवलपमेंट इन विच वाटर? फ्रेश वाटर। डेवलपमेंट फ्रेश वाटर में होता है मित्रों। तो जो टैडपोल लार्वा का डेवलपमेंट फ्रेश वाटर में हो रहा है तो लार्वा अमोनोटेरिक है, लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस होकर अडल्ट फ्रॉग ऐसा टुन टुन बीमारून जमीनिवर येतो, वंस इट केम ऑन टेरिस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, अडल्ट बन जाता है मेटामॉर्फोसिस से, तो यूरियोटेलिक बन जाता है। क्या बन जाता है? यूरियोटेलिक। ये भी हमें समझा के लेना है। दैट इज व्हाई अमोनिया एंड देन व्हाई यूरिया, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहते हैं उसको हम? ऑस्मो। ये आज के लिए उतना याद रखो। आज ओनली प्रोसेस देख रहे हैं हम मोड ऑफ एक्सक्रीशन में। अमोनोटेलिज्म, जो अमोनिया क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। दे आर कॉल्ड एज, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म। मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? अमोनोटेलिज्म। एंड सच एनिमल्स, ये जो एनिमल्स है दोस्तों, इन एनिमल को क्या कहेंगे हम? अमोनोटेलिक एनिमल्स। कौन से एनिमल कहेंगे? अमोनोटेलिक एनिमल्स। ओके। टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, पण मोस्टली कोणतं वॉटर? फ्रेश वॉटर। आता बघा अमोनिया, आपला पहिला पॉइंट आता बघा, अमोनिया इज, सांगा मित्रांनो, अमोनिया इज बेसिक and highly toxic type of nitrogenous waste. Highly toxic, toxicity बहुत ज्यादा है, toxic type of nitrogenous waste. Highly toxic type of nitrogenous waste is there. कौन भाई? अमोनिया। बेसिक है। हाईली टॉक्सिक टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। हाईली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक। सबसे टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सी है? अमोनिया। हाईली टॉक्सिक है, हाईली डेंजरस है, क्योंकि वो रैपिडली वोलाटाइल होने के कारण, रिएक्टिव होने, वोलाटाइल नहीं, रिएक्टिव होने के कारण, रिएक्टिव होने के कारण किसी के साथ भी रिएक्ट हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकता है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब कर सकती है। इट डिस्टर्ब दी व्हाट? मेटाबॉलिज्म। और एनिमल बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है, तो हाईली डेंजरस है। हाईली का है? डेंजरस, हाईली टॉक्सिक टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके। आणि अमोनिया फॉर्म्ड बाय, प्रोसेस का नाम क्या है? फॉर्म्ड बाय। बहुत बार ऑल इंडिया पे क्वेश्चन आ गया, फॉर्म्ड बाय डीअमाइनेशन। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अमोनिया फॉर्म्ड इन द बॉडी ऑफ एनिमल? डीअमाइनेशन। ये कौन सी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से एनिमल के बॉडी में अमोनिया फॉर्म होता है? उस प्रोसेस का नाम क्या है मित्रों? डीअमाइनेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीअमाइनेशन, जिससे हमारे बॉडी में क्या फॉर्म होता है? अमोनिया फॉर्म होता है। और इन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स, व्हाट इज द फॉर्म्ड अमोनिया? अब देखिए, रिमूवल ऑफ अमोनिया, रिमूवल ऑफ अमोनिया, रिमूवल ऑफ अमोनिया requires, removal of ammonia requires large amount of water, large amount of water. याला फक्त स्टार करा रे आज, उद्या आपण ऑस्मो रेग्युलेशन मध्ये बघू बघा काय फायदा आहे. लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर इथे मी स्टार करून लिहितोय. लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर, रिमूवल ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स large amount of water. Removal of ammonia requires large amount of water is there. Large amount of water चाहिए क्या? रिमूव करने के लिए, अमोनिया को रिमूव करने के लिए. रिमूवल ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड large amount of water. For example, बघा, for 1 gram of ammonia, consideration है, for removal of, थोड़ा अलग पेन से लिखता हूं, for removal of 1 gram of ammonia as a nitrogenous waste, ammonia as a nitrogenous waste, 1 gram of ammonia as a nitrogenous waste, it requires 350 to 500 ml of water. 350 to 500 ml of water. बघा मित्रांनो, स्टार करून लिहिलेलं आहे. उद्याचा एक्झॅक्ट काय अडॅप्टेशन आहे तुमच्या लक्षात येईल. की अमोनिया हायली टॉक्सिक आहे. अमोनिया इज हायली टॉक्सिक आहे, हायली टॉक्सिक आहे. आणि प्लस अमोनिया इज रेडियली सोल्युबल इन वॉटर है, रेडियली सोल्युबल इन वॉटर, रेडियली सोल्युबल इन वॉटर. वाटर में रेडियली सोल्युबल है. अगर हमें अमोनिया रिमूव करना है एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट,
तो हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो फ्रेश वाटर एनिमल को अवेलेबल है, कौन सा, फ्रेश वाटर एनिमल हैज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। लेकिन मराइन वाटर नहीं है, उसके पीछे भी कारण है, वो हम देखेंगे। फ्रेश वाटर में अमोनिया रिमूव करना थोड़ा क्वाइट इजी है। अमोनिया के रिमूवल के लिए हमें एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, पानी चाहिए। फॉर रिमूवल ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ यूरिया, सॉरी अमोनिया, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। अगर हमें 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रिमूव करना है एज अ विच वेस्ट, nitrogenous waste. If we want to remove 1 gram of ammonia as a nitrogenous waste, it required how much water? 350 to 500 ml of water. 350 to 500 ml of water. 350 to 500 ml of water. क्योंकि वो डेंजरस है, जितने जल्दी फॉर्म होता है उतने जल्दी क्विकली क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। इट शुड बी क्विकली रिमूव आउटसाइड द बॉडी। अमोनिया जितने क्विकली फॉर्म होगा उतने क्विकली उसको रिमूव करना है, और उसको क्विकली रिमूव करने के लिए ज्यादा क्या चाहिए, पानी। जिस एनिमल के पास उतनी मात्रा में पानी उपलब्ध है उसके लिए बेस्ट मोड ऑफ एक्सक्रीशन कौन सा है, अमोनोटेलिज्म। बेस्ट मोड ऑफ एक्सक्रीशन कौन सा है, अमोनोटेलिज्म इज टू रिमूव दैट अमोनिया विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। एक्सेस अमाउंट ऑफ द काय, वाटर, कारण इट इज रेडियली सोल्युबल इन वाटर आणि क्विकली डिफ्यूज आउटसाइड द बॉडी। आणि लक्षात ठेवा, अमोनिया आपके एनसीईआरटी के अनुसार अमोनिया excreted from body surface or through gills in fishes as ammonium ions. कौन सा है, अमोनियम आयंस by diffusion. डिफ्यूजन। कौन सी प्रक्रिया से, डिफ्यूजन प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूजन। आप पढ़ ले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। कौन सा डिफ्यूजन, सिंपल। और आपको पता है सिंपल डिफ्यूजन कैसे होता है, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, हाई टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। क्या होता है, डिफ्यूजन। quickly diffuse from body surface or through gills as ammonium ion by simple diffusion from higher concentration to lower, क्योंकि it is radially soluble in water। और आपको पता है rate of simple diffusion is also directly proportional to solubility in water। जो पानी में ज्यादा soluble होगा वो quickly क्या हो जाएगा, remove हो जाएगा by process of diffusion, by process of the क्या है, diffusion is there। okay, तो याद रखिए। and most important line NCERT की आपकी कभी मत भूलिए, in the removal of ammonia, in the removal of ammonia, अगर हमें अमोनिया रिमूव करना है, in the removal of ammonia, kidneys plays minor role। kidneys plays का है minor role, बेचारे किडनी माइनर रोल प्ले करने वाले हैं, माइनर रोल प्ले करने वाले हैं। कारण इथं पाणी कॉन्झर्व करायचं आहे का, नाहीये। आलेलं पाणी, ते ऑस्मो रेग्युलेशन मध्ये सांगतो, आलेलं पाणी काय करायचंय, रिमूव्ह करायचंय। जर एखाद्या अॅनिमलचा प्रॉब्लेम असेल, त्याच्या बॉडीमध्ये एंडोऑस्मोसिस से पानी येत असेल, एंडोऑस्मोसिस से पानी अंदर आता है, एक्सेस वाटर, तो उसको रिमूव करने के लिए उसके पास क्या मात्रा है, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ बैठाएगा, नहीं, काय करेल मग तो, व्हाट इज द एडेप्टेशन इन एनिमल। अगर एनिमल का प्रॉब्लम है एंडोऑस्मोसिस, उसके बॉडी में अननेसेसरी पानी आ रहा है बाय एंडोऑस्मोसिस, देखेंगे हम कल, एंडोऑस्मोसिस से अगर पानी आ रहा है, उस आने वाले पानी को उसको रिमूव करना है, तो मोटर लगाएगा क्या, नहीं है। व्हाट इज द बेस्ट एडेप्टेशन, काय बेस्ट एडेप्टेशन असेल आलेलं पाणी रिमूव करण्यासाठी, अमोनिया। मोड ऑफ एक्सक्रीशन काय करा, अमोनिया करा। मोड ऑफ एक्सक्रीशन काय करा, अमोनिया करा। कारण अमोनिया जितना डेंजर है उतना भी रेडियली सोल्युबल इन का है, वाटर है, आणि क्विकली डिफ्यूजेबल है। क्विकली क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, क्विकली गेट डिफ्यूज इज देयर। त्यामुळे असा जर प्रॉब्लेम असेल एनिमलचा, गेन ऑफ मोर वाटर बाय एंडो ऑस्मोसिस, उसको रिमूव करने के लिए बेस्ट मोड कौन सा है, मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या रखो, अमोनोटेरिक। क्योंकि 1 ग्राम अमोनिया अगर हमें नाइट्रोजनस वेस्ट बोल के रिमूव करना है तो कितना पानी लगेगा, 350 टू 500 ml ऑफ वाटर, 350 टू 500 ml ऑफ वाटर, आणि ते रिमूव होऊन राहील। त्यामुळे अमोनोटेलिज्म इज अडॅप्टेशन इन फ्रेश वाटर ऑस्मो रेगुलेटर, ये मैं कल प्रूव करके दूंगा। अमोनोटेलिज्म इज अडॅप्टेशन। आणि अमोनिया के रिमूवल में किसका माइनर रोल है मित्रों, किडनी का माइनर रोल है। कारण किडनीला पाणी कॉन्झर्व करायचं आहे का, नाही आहे, रिमूव करायचं। त्यामुळे किडनी प्लेज विच रोल,
मायनर रोल. किडनी प्लेस दी काय मायनर रोल इज देअर. ओके. त्यानंतर बघा रिमोल ऑफ अमोनिया, हे जर ऍझर्शन टाकलं मित्रांनो मी तर उत्तर काय येईल? रिमोल ऑफ अमोनिया. रिमोल ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड लीस्ट एनर्जी. लीस्ट एनर्जी, अगर ऐसा एजर्शन मैंने बनाया, रिमूवल ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड लीस्ट एनर्जी, अगर अमोनिया के रिमूवल में मुझे लीस्ट एनर्जी लगती है, बेस्ट मोड ऑफ एक्सक्रीशन है, ज्यादा पानी लगता है बट कम एनर्जी लगती है, तो उसके पीछे रीजन क्या होगा रे? हाईली सोल्युबल इन वॉटर, क्विकली डिफ्युजेबल. हाईली सोल्युबल अँड क्विकली डिफ्युजेबल, त्यामुळे मोर एनर्जी लागेल का? नाही. लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. काय लागेल? लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड for the removal of the what? Ammonia. For the removal of the what? Ammonia. Okay. For the removal of the what? Ammonia is there. Okay. आणि आगे के लिए मुझे जो आपको डिटेल पढ़ाना एक पॉइंट कल, एक पॉइंट देखता हूं. रिमूवल ऑफ अमोनिया, रिमूवल ऑफ अमोनिया, रिमूवल ऑफ अमोनिया इज अ adaptation, adaptation, adaptations in a fresh water osmoregulator, in a fresh water osmoregulator. ये हम कल पूरे मोड पढ़ने के बाद पढ़ेंगे. ऑस्मोरेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स, फ्रेश वाटर ऑस्मोरेगुलेटर्स में ये एडेप्टेशन है. इट इज एडेप्टेशन इन फ्रेश वाटर ऑस्मोरेगुलेटर. इसको स्टार करके लिखता हूं क्योंकि जो फ्रेश वाटर में रह के ऑस्मोरेगुलेशन करने वाले उनके लिए अमोनिया क्या है? एडेप्टेशन है. क्योंकि 1 ग्राम के लिए कितना पानी निकल जाएगा बाहर? 350 to 500 ml ऑफ वाटर. 350 to 500 ml ऑफ वाटर. दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ा हमने. फर्स्ट मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या पढ़ा बताइए पटके? अमोनोटेलिज्म. व्हाट इज अमोनोटेलिज्म? ऑफ एक्सक्रीशन. एक सांग, एक थोडंसं नंतर तुम्हाला बाकी क्विक येईल. व्हाट इज अमोनोटेलिज्म? The mode of excretion in which nitrogenous waste is removed in the form of ammonia, known as ammonotelism. Animals are called as ammonotelic animal. Freshwater bony fishes, freshwater amphibian, tadpole larva of frog, aquatic insect. पण कोणचे aquatic? Fresh water. Ammonia formed by which process? Deamination. Highly basic and toxic nitrogenous waste. It should be removed quickly outside the body as soon as it formed. When it formed, what is the requirement for remove? Excess amount of water. For removal of 1 gram of ammonia, we require 500 ml of water. Ammonia radially soluble in water and quickly diffuse outside. Quickly diffuse क्या है? Outside the body. और उसके removal में kidney plays major or minor role? Not major. Correct and wrong statement. Kidney plays minor role. क्योंकि हमें कंजर्वेशन करना है पानी नहीं. ओके. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्योंकि इट इज हाईली सोल्युबल आणि इझिली डिफ्युजेबल. आणि किसका अडॅप्टेशन है भाई? फ्रेश वाटर ऑस्मोरेगुलेटर. इट इज अडॅप्टेशन एज अ फ्रेश वाटर ऑस्मोरेगुलेटर. इज इट क्लियर? इथचा पार्ट लक्षात आलं तुमच्या? लक्षात आलं? बॉडीमध्ये इंट्रासेल्युलर वेस्ट कशा तयार होतात? कॅटाबोलिझम. 2 प्रकारच्या वेस्ट, हार्मफुल वोलाटाईल कार्बोहायड्रेट फॅट आणि लिपिडच्या कॅटाबोलिझम आणि नायट्रोजनस वेस्ट प्रोटीनच्या कॅटाबोलिझम. आणि बेसिक नायट्रोजनस वेस्ट किती प्रकारच्या आहेत? 3. तसे खूप प्रकार शिकवणार मी तुम्हाला, पण बेसिक किती आहेत? 3. सांगा कोणत्या? अमोनिया, युरिया, युरिक ऍसिड. अमोनिया म्हटलं की डीअमायनेशन, अमोनिया म्हटलं की डीअमायनेशन. युरिया ऑर्निथिन सायकल, युरिक ऍसिड आयनोसायनिक पाथवे आणि सबसे डेंजरस अमोनिया बट इजीली रिमूवल. इजीली का है? रिमूवल, पर ज्यादा पानी चाहिए, इसलिए कौन सा एडेप्टेशन है? फ्रेश वाटर. कल मोड ऑफ एक्सक्रीशन कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद किसमें जाएंगे? ऑस्मो रेगुलेशन. ओके. नहीं वेस्टिजियल नहीं है, डेव्हलपमेंट सुरू झालेली आहे. किडनीज आर देअर, डेव्हलपमेंट इज स्टार्ट. आता समजा लक्षात घ्या, अमीबा आहे, पॅरामिसियम आहे, फ्रेश वॉटर वाले, कॉन्ट्रॅक्टाइल व्हॅक्युल्स आहेत. कॉन्ट्रॅक्टाइल व्हॅक्युल्स आर प्रिमिटिव्ह काय? किडनीज आहे. सांगेन तुम्हाला पुढे. ठीक आहे. डिस टॉक्सिक है, ताबडतोब निघाला पाहिजे. क्योंकि अमोनिया का डिसएडवांटेज एक ही हो सकता. छान प्रश्न आहे पाटील ना, मानसी सेजल पाटील ने प्रश्न विचारला आहे की भाई अमोनियाचा डिसएडवांटेज एकच आहे, तो फार डेंजरस आहे.
त्यामुळे त्याच्या रिमूव्हलला क्विक काय पाहिजे, रिमूव्हल पाहिजे. फॉर्मेशन इज फॉलोड बाय क्विक रिमूव्हल. आणि क्विक रिमूव्हल साठी काय पाहिजे, पाणी. काय पाहिजे, पाणी. किती ml? 352. त्यामुळे इट इज अडॅप्टेशन इन फ्रेश वॉटर ऑस्मोरेग्युलेटर्स. ओके, बाकीचे उद्या बघू आपण. थँक्यू. कोणतं नाही, अरे आता प्रश्न तुझा जो आहे फ्रेश वॉटर्स का, आपण ज्यावेळेस ऑस्मो रेग्युलेशन शिकू त्यावेळेस तुझ्या लक्षात येईल. त्यामुळे मी हा पॉईंट कसा लिहिला, स्टार करून लिहिलाय. ठीक आहे, आहे ना इंटरेस्टेड? राईट.